ओम अरुणोदराय नमः। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी स्नेहिल मित्रों का स्वागत करता हूं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आप स्वस्थ रहें। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने कल जो चर्चा की थी ताम्र पाषाण कालीन स्थलों के विषय में, उसी टॉपिक में आगे और भी बहुत कुछ है, आइए चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में सवादान की जो परंपरा के साक्ष्य उनको प्राप्त हुए हैं, उत्खनन के पश्चात इस प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ कि मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ते थे ताम्रपाषाण काल के लोग। कायथा संस्कृत क्या थी? कायथा संस्कृत का समय माना गया है वो लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व का समय कायथा संस्कृत का था, और यह हड़प्पा संस्कृत के समकालीन संस्कृत थी। इसके मध्यभागों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है कायथा संस्कृत में। अगली आती है मालवा संस्कृत, जिसका समय 1700 से 1200 ईसा पूर्व का माना गया है। मालवा संस्कृत जो है, इसके स्थलों में नवदा टोली, एरान और नागदा में पाई गई है। यहाँ की संस्कृत के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यह हड़प्पा संस्कृत से पृथक मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते विलुप्त हो गई। केवल जोरवो संस्कृति, जिसका समय 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही, जोरवो संस्कृत। अगला पॉइंट है ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण क्या था? तो इसके लुप्त होने का कारण था लगभग 1200 ईसा पूर्व के पश्चात ये पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पे क्या हुआ कि वर्षा की कमी होने लगी, जिसके कारण ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां नष्ट हो गई पानी के अभाव में। अब देखते हैं कि प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृत में ही पाए गए हैं। जोरवे संस्कृत में ही केवल सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृत में ही केवल सोने के आभूषण या स्वर्ण के आभूषण ही प्राप्त हुए। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, इनकी अवधि और इनका क्षेत्र एक साथ सारणी में जान लेते हैं। अब देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी, उनका एक ही जगह सारणी के माध्यम से जान लेते हैं कि उनका समय क्या था, उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ थे और कौन कौन सी संस्कृतियां ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी। एक तरफ सारणी बना हुआ संस्कृतियां, उनके नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अवधि है, उनका समय, और तीसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। पहले है कायथा संस्कृत, जिसका समय दिया हुआ है। इसका समय अवधि थी इसकी
2000 से 1800 ईसा पूर्व और क्षेत्र था चंबल नदी के क्षेत्र में यह संस्कृत पाई गई है। दूसरा था मालवा। मालवा जो संस्कृत थी यह इसका समय था 1700 से 1200 ईसा पूर्व और यह नर्मदी नदी के क्षेत्र पर है। अगला है आहार संस्कृत। आहार संस्कृत का समय 2100 से 1500 ईसा पूर्व और इसका क्षेत्र था राजस्थान के उदयपुर से प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य। अगला था चौथा प्रभास संस्कृत। जो प्रभास संस्कृत थी ये 2000 से 1400 ईसा पूर्व का अनुमानता माना गया है और यह गुजरात का तटीय क्षेत्र है जहां से संस्कृत उपलब्ध हुई है। अगला था पांचवा सावल्दा संस्कृत। सावल्दा जो संस्कृत है इसका समय था 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का और यह इसका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र था। अगला था छठा रंगपुर। रंगपुर जो है इसका समय 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का अनुमानता है और इसका क्षेत्र था गुजरात का तटवर्ती तटीय क्षेत्र था। सबसे लास्ट में आता है जोरो संस्कृत और इसका समय था 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का समय जोरो संस्कृत का था। महाराष्ट्र का डायमाबाद व इनाम गांव इसके क्षेत्र थे। ताम्र निधियां जो थी, ताम्र निधियां इनको हम कह सकते हैं ताम्र उपकरणों के जरीखे प्राप्त हुए थे। ताम्र निधियां और मध्यभांड अवस्था किस प्रकार की थी आइए देखते हैं। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां यानी ताम्र उपकरणों के जाखीरे प्राप्त हुए हैं जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड्ग, हार्पून, सूल आदमी जैसी मूर्तियां आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है ताम्र निधियों के क्षेत्र के विषय में है कि पूरब इनका क्षेत्र कहां से, यहाँ के जखीरे जो प्राप्त हुए हैं तो उनका क्षेत्र किस दिशा में कहां था। पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक। पश्चिम में गुजरात हरियाणा, पूरब में कहां से बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी हुई पाई गई है। और एक चीज जान लेते कि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से सबसे बड़ी ताम्र निधि पाई गई है जिसमें तांबे के औजार व हथियार जिनकी संख्या 424 है तथा चांदी की पतली सीट भी प्राप्त की गई है जिसकी संख्या 120 प्राप्त हुई है। ये तो था ताम्रपाषाण कालीन के विषय में चर्चा है। अब कल हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में दक्षिण भारत में लौह युग का प्रारंभ होता है, इस विषय में चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कल इसी टॉपिक के अंतर्गत दक्षिण भारत के लौह युग की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।